नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं जर्मनी की नेचुरल गैस की प्रॉब्लम के बारे में। देखो, जर्मनी ना अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका है। रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद बहुत बड़े अमाउंट में जो नेचुरल गैस रशिया से जर्मनी जाते थे वो अब रशिया ने कट डाउन करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जर्मनी जो है बहुत तेजी से रिसेशन की ओर बढ़ रहा है। वहां पर बहुत लोगों ने सड़कों पर आकर के प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। एक ग्रुप ये कहता है कि जर्मनी जो रशिया से अपना नेचुरल गैस मंगाता है उसको नहीं मंगाना चाहिए क्योंकि रशिया का जो इन्वेजन है यूक्रेन पर वो गलत है। वहीं दूसरा ग्रुप ये कहता है कि हमें रशिया यूक्रेन के इन्वेजन और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, जर्मनी को एज अ कंट्री प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमें एज अ सिटीजन प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए रशिया से जो नेचुरल गैस मंगवाना है वो वैसे एज इट इज़ जैसे पहले आता था वैसे ही आना ही चाहिए ताकि जर्मनी में कोई दिक्कत ना हो। तो इस वीडियो के अंदर में बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। हम यही समझने वाले हैं कि आखिर जर्मनी को रशिया के नेचुरल गैस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों है। क्या पूरे देश में, पूरे दुनिया में और कोई देश नहीं है जो नेचुरल गैस जर्मनी को दे सके, और क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, आखिर ये गैस सप्लाई कैसे होता है इन कंट्रीज़ में, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन का पूरा सिस्टम क्या है, क्या अमाउंट, कितना अमाउंट का गैस जो है वो क्यों ज़रूरी है जर्मनी के लिए, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर में समझ में आ जाएंगी। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लोगे तो आपको फिर से जो गैस की प्रॉब्लम है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसकी सप्लाई में कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। थोड़ी सी टेक्निकल ये वीडियो होगी, बट अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे, मैप्स को थोड़ा सा समझोगे तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगी। और पिछले वीडियोज़ के कॉमेंट्स देख करके और पिछले वीडियोज़ की जो फीडबैक आई है मेरे पास उसको देख करके मुझे ये लगता है कि अब हमारी ऑडियंस जो है वो इतनी मैच्योरिटी लेवल पर पहुंच चुकी है जियोपॉलिटिक्स के अंदर में, जहां वो ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बहुत ईजिली समझ लेगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है DISF टीम की तरफ से। DISF टीम लॉन्च इस अचीवर्स बैच, और इस अचीवर्स बैच में ऑल ओवर इंडिया से 100 स्टूडेंट्स को पिक किया जाएगा एक स्कॉलरशिप टेस्ट के बेसिस पर। ये जो 100 स्टूडेंट्स होंगे उनको 60% तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। प्लस ये जो पूरा बैच होगा ये MK सर एंड टीम की गाइडेंस में चलेगा। जो भी ये 100 स्टूडेंट्स होंगे वो मेरे से कनेक्ट करके डायरेक्ट मेंटरशिप ले सकते हैं इस बैच के अंदर में। जो भी स्टूडेंट इस बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं या इस बैच के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दे दिया, उस लिंक पर जाकर के आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, DISF टीम आपको रीच आउट कर लेगी। नाउ वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहले देखो, सबसे पहले ना रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ 2022 के अंदर में। अब 2022 में जो वॉर हुआ ये अभी तक कंटिन्यूइंग है और अभी तक चल रहा है, लोग इसमें जुड़ रहे हैं, हट रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें इसकी वजह से पूरी दुनिया में जो है वो छितर बितर हो चुकी हैं। आपको अगर रशिया की बात करें तो ऑलमोस्ट रशिया को 80,000 कैजुअलिटीज़ हो गई हैं इस 2 साल के अंदर में। अगर इसको कंपेयर किया जाए जो अफगानिस्तान का रशिया का इन्वेजन था उससे, तो अफगानिस्तान में महज 10 साल में 60,000 कैजुअलिटीज़ झेलनी पड़ी थी रशिया को, बट यहाँ पर 2 साल के अंदर में ही 80,000 जो है कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं रशिया के अंदर में। वहीं अगर यूक्रेन में बात करें तो यूक्रेन में ये नंबर जो है वो 2.5 लाख क्रॉस कर चुका है कैजुअलिटीज़ के मामले में। तो आप समझ लो इन दोनों कंट्रीज़ को कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस पूरे वॉर से। और सिर्फ इन दोनों कंट्रीज़ को नहीं, इन दोनों कंट्रीज़ के अलावा जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है पूरी दुनिया में इस वॉर की वजह से वो एक्चुअल में जर्मनी को हो रहा है। अब जर्मनी को नुकसान क्या है कि जर्मनी ना बहुत बड़े मात्रा में ऑलमोस्ट 55% जो है अपना नेचुरल गैस जो है वो रशिया से मंगवाता है। इन जो येलो वाली आपको मैप के ऊपर ये पाइपलाइंस दिख रही है, बेसिकली पाइपलाइंस हैं जिनके थ्रू ये गैस जो है वो पास ऑन होती है जर्मनी को। और ये पाइपलाइंस के थ्रू जो गैस जाती है जर्मनी से, उससे जर्मनी, समझ लो पूरा जर्मनी उस गैस के ऊपर डिपेंडेंट है और उस गैस से चलता है। 55% जब आप एक कंट्री के नंबर्स में देखते हो ना तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो अगर ये 55% समझ लो गैस जो है वो जाना बंद हो जाए जर्मनी में, तो आप समझ लो जर्मनी का क्या हाल होगा। ये अभी पूरी तरीके से गैस जाना बंद नहीं हुआ है बल्कि बहुत हद तक कम हो चुका है और इस वजह से जर्मनी जो है वो बहुत तेज़ी से रिसेशन की ओर बढ़ रहा है। क्यों? नेचुरल गैस से आप क्या करते हो, नेचुरल गैस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो, और जर्मनी जो है इस नेचुरल गैस को रशिया के, क्योंकि ये क्लीन है तो इसको अपने बहुत ज़्यादा हद तक अपनी डोमेस्टिक जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें तो यूज़ करता ही करता है, प्लस अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यूज़ करता है इस पूरे नेचुरल गैस को, और तमाम जगह यूज़ करता है, जिसकी वजह से अब गैस ना जाने की वजह से गैस के प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा हाइक हो गए हैं और उसकी वजह से जर्मनी धीरे धीरे रिसेशन में जा रहा है। और ये जो गैस की मार है ये आम लोगों के जेब पर पड़ रही है और इसलिए आपको बहुत तरीके के प्रोटेस्ट जर्मनी में देखने को मिल रहे हैं। अगर इन टर्म्स ऑफ नंबर आप बात करो तो ऑलमोस्ट जो है रशिया से जर्मनी अपना 55% नेचुरल गैस मंगवाता है और 30% ऑयल इंपोर्ट कराता है। अब ये 55% जो नेचुरल गैस आता है रशिया से जर्मनी, वो आखिर कैसे आता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। उसको समझने के लिए आप थोड़ा सा इस मैप को देखना। ये जो पूरी मैप के ऊपर आपको रेड लाइंस दिख रही हैं, ये सारी पाइपलाइंस है बेसिकली, और इन्हीं पाइपलाइंस के थ्रू ये नेचुरल गैस जो है वो रशिया से जर्मनी जाता है। देखो, गैस को ना ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल होता है, आगे मैं आपको बताऊंगा बहुत डिटेल में कि ट्रांसपोर्टेशन इसका कैसे होता है। तो अभी आप ये समझ लो कि ये जो पाइपलाइंस है इनके थ्रू पूरे ये नेचुरल गैस जो है वो रशिया से जर्मनी जाते हैं। अब आप देख रहे होगे कि रशिया से जर्मनी की तरफ पाइपलाइंस जा रही हैं। ये पाइपलाइंस जो है वो जो पहली नंबर पे पहला सिस्टम है, इसलिए मैं यहाँ पे फर्स्ट लिख देता हूँ आपके समझने के लिए। फर्स्ट जो पाइपलाइन का सिस्टम है ये यूक्रेन से होते हुए जा रहा है।
अब जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ 2022 में, तो जाहिर सी बात है ये पूरा जो है बॉर्डर ब्लॉक हो गया और इस वजह से ये पाइपलाइंस जो है वो ब्लॉक हो गई काम करना। तो अब यहाँ से जो 13% ऑयल, ऑलमोस्ट यहाँ से 13% जो है वो नेचुरल गैस इन पाइपलाइंस का यूज करके जर्मनी जाता था। अब जब ये ब्लॉक हो गया और इस पाइपलाइन को बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो गया वॉर की वजह से, इसमें लीकेजेस हो गए बहुत जगह पे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई, तो ये पाइपलाइन एक तरीके से पूरी तरीके से बंद हो गई। तो 13% यहाँ से माइनस हो गया जो नेचुरल गैस जा रहा था जर्मनी के पास। अब वहीं दूसरा पाइपलाइन, दूसरा सिस्टम आप देखोगे, यहाँ पे मैं सेकंड लिख रहा हूँ, दूसरा सिस्टम जो पाइपलाइंस का है वो बेलारूस से होते हुए जाता है और फिर ये जर्मनी जाता है। अब ये जो पाइपलाइन है, अब ये जो सेकंड वाली पाइपलाइन है, इससे भी ऑलमोस्ट 4-5% के करीब जो है वो गैस जाता है। तो ये 4-5% का गैस अनइंटरप्टेड जा रहा है, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ बेलारूस से होते हुए जा रहा है। यूक्रेन से इसका कोई लेना देना नहीं है। और आपको पता है बेलारूस जो है वो एक रशिया की फ्रेंडली कंट्री है और इसलिए रशिया के नेचुरल गैस को जर्मनी से जाने से बिल्कुल नहीं रोक टोक कर रही है और इसीलिए ये वाली पाइपलाइन बिल्कुल ईजिली चल रही है। नाउ इन दोनों पाइपलाइन के अलावा एक और पाइपलाइन है जिसको हम कहते हैं नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। ये रही नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन और इस नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन को 2014 में कंस्ट्रक्ट किया था। दोनों जर्मनी और रशिया ने मिल करके कंस्ट्रक्ट किया था। क्यों कंस्ट्रक्ट किया था उसके पीछे का रीजन है, जो बाकी दो पाइपलाइंस आपने देखी वो किसी ना किसी थर्ड कंट्री से होते हुए जाती हैं, इसलिए वहां पर टैक्सेस, बहुत सारी जो चीजें हैं, टेक्निकलिटीज हैं, वो पूरी करनी पड़ती है। और इसलिए इन दोनों कंट्रीज ने ये कोशिश की कि हम किसी भी थर्ड कंट्री से गुजार करके पाइप अगर ले जाते हैं तो हमें ज़्यादा महंगा पड़ता है और भी सस्ता पड़ सकता है अगर हम डायरेक्टली रशिया से जर्मनी तक कोई पाइपलाइन आ जाए। तो बेसिकली ये बाल्कन सी से होते हुए डायरेक्टली पाइपलाइन देखोगे आपकी ये जा रही है और जर्मनी में जा रही है। और इसीलिए नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं जर्मनी और रशिया, क्योंकि इससे जो गैस है वो किसी थर्ड पार्टी या किसी थर्ड कंट्री से होकर के नहीं गुजरता, डायरेक्टली पानी के थ्रू ये पाइपलाइन जो है वो चली जाती है जर्मनी में। और इस पाइपलाइन से ऑलमोस्ट आपको बता दूं मैं 40% जो अकेले नेचुरल गैस है वो इस पाइपलाइन के थ्रू आता है। अब रशिया ने क्या किया है, इसी यहां से जितना भी गैस, नेचुरल गैस रशिया भेजता था नॉर्ड स्ट्रीम के थ्रू जर्मनी में, उसको कट डाउन करना शुरू किया। अब आप समझना पूरी चीज को हुआ क्या है। देखो, जब से रशिया यूक्रेन का इन्वेजन हुआ तो बहुत सारे यूरोपियन यूनियन ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, उसके साथ साथ यूएसए ने भी रशियन ऑयल के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, लेकिन गैस के ऊपर उतने सैंक्शंस नहीं लगाए। क्यों? क्योंकि पूरा यूरोप में आप देखोगे ना, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है वो किस पर चलती हैं, वो गैस पर चलती है, नेचुरल गैस को बहुत बड़ी मात्रा में यूज करती हैं। खासतौर से जर्मनी पूरे यूरोप का सबसे बड़ा कंज्यूमर है नेचुरल गैस का। क्यों? क्योंकि जर्मनी एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है और आपको पता है कि जर्मनी में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी मात्रा में, यहाँ पर कार्स जो है वो मैन्युफैक्चर होती हैं, बहुत बड़ी मात्रा में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज ने अपने मैन्युफैक्चरिंग हब्स जो है वो जर्मनी के अंदर में डाले हुए हैं। इसलिए यहाँ पर इतनी सारी इंडस्ट्रीज को फ्यूल करने के लिए वहां पर एनर्जी सोर्स क्या है, वहां पर एनर्जी सोर्स सबसे बड़ा नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस इसलिए क्योंकि वो क्लाइमेट को ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता है, ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है, इसीलिए जर्मनी जो है या बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज, आप इटली की बात करो, लिबिया से जितना नेचुरल गैस निकलता है वो इटली, स्पेन जाता है। उसी तरीके से जर्मनी को आप देख लो, जर्मनी जो है वो रशिया से बहुत बड़ी मात्रा में क्यों नेचुरल गैस मंगाता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और उनको फ्यूल इन करने के लिए उसको बहुत सारा नेचुरल गैस चाहिए। तो अब यूरोपियन यूनियन को यह पता था कि ये जो हमारी मोस्ट ऑफ द यूरोप की कंट्रीज है, इटली हो गई, फ्रांस हो गई, जर्मनी हो गई, सब बहुत बड़ी मात्रा में नेचुरल गैस के ऊपर चलती हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। तो अगर हम गैस के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगा देंगे तो यूरोपियन यूनियन बहुत वीक हो जाएगा, क्योंकि ये सारी कंट्रीज ऑल्दो यूरोपियन यूनियन की पार्ट हैं। तो अब इसलिए इन्होंने डिसीजन ये लिया कि ऑयल पर हम दबा के सैंक्शंस लगाएंगे, क्योंकि ऑयल जो है रशिया वो बहुत बड़ी मात्रा में अपना एशिया में भेजता है और बाकी जगह भेजता है। यूरोप में 40% के अराउंड ऑयल भेजता है रशिया, बाकी जो है वो बाहर भेजता है। तो ऑयल पर उन्होंने दबा करके सैंक्शंस लगा दिए, लेकिन गैस पर उतने सैंक्शंस नहीं लगाए। कुल मिला जुला कर ये किया, और जिसकी वजह से जो बाकी गैस आ रहा है जर्मनी में और दूसरी कंट्रीज में जा रहा है वो बिल्कुल ईजिली जाता रहे। लेकिन इसकी वजह से आपको क्या लगता है, रशिया कुछ नहीं किया होगा? रशिया ने क्या किया कि जो यूक्रेन वाली पाइपलाइन अपने आप बंद हो गई, दूसरी बेलारूस वाली पाइपलाइन चलने दी, और नॉर्ड स्ट्रीम जिससे 40% गैस जाता था, रशिया ने इसमें बहाना बना करके ये बता दिया कि यहाँ पर बहुत सारे लीकेजेस हैं इस पाइपलाइन के अंदर में, और जिसकी वजह से गैस जो है वो हम उतनी मात्रा में नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा गैस जो है वो लीक हो जा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो आपका जो 80%, और इसीलिए इसने पिछले 2 साल में 80% जो टोटल अमाउंट भेजता था उसमें से 80% गैस को स्लैश डाउन कर दिया, यानी कट डाउन कर दिया। अब आप सोचो, इतनी बड़ा मात्रा जो है गैस जर्मनी में एकदम से हट जाए जर्मनी के मार्केट से, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है रिसेशन आएगा, गैस का प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक हो जाएगा, और इस वजह से ना दोनों कंट्रीज़ को नुकसान है। देखो, रशिया को ना बहुत बड़ी मात्रा में फंड्स चाहिए पूरे वॉर को लड़ने के लिए, और वो फंड्स कहाँ से आते थे? जर्मनी से आते थे। तो जर्मनी ने वो फंड्स भेजना बंद कर दिए, वो गैस नहीं खरीद रहा है तो नहीं पैसे देगा, तो वो भी बिल्कुल रुके हुए हैं, और रशिया भी गैस देना बंद कर दिया ब्लैकमेल करने के चक्कर में, ताकि ये लोग जो है बैकफुट पर आ जाएं और जो सैंक्शंस है मेरे ऊपर से हटा लें, ताकि मैं अपना बिजनेस करता रहूं और इधर से यूक्रेन वाला वॉर भी चलता रहे और उस पर कब्जा कर लूं। ये एक थॉट प्रोसेस था, लेकिन ना इधर का यूरोपियन यूनियन बैक डाउन होने के लिए तैयार है, ना रशिया बैक डाउन होने के लिए तैयार है। रशिया इंतजार कर रहा था सर्दियों का, सर्दियां अब आ चुकी हैं, और उन सर्दियों में जर्मनी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि जर्मनी जो है अपना डोमेस्टिक हाउस होल्ड में भी जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है ना, वो उसको जनरेट जो है वो नेचुरल गैस का यूज़ करके करता है बहुत बड़ी अमाउंट में। इसीलिए जर्मनी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार जर्मनी क्यों इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया रशिया के ऊपर में, और भी इतनी सारी कंट्रीज़ हैं।
ईरान है, ईरान में इतने बड़े बड़े गैस फील्ड्स हैं, वहाँ से मंगवा ले। कल मैंने कतर की बात कर रहा था, कतर से मंगवा ले। और भी कंट्रीज़ हैं, उनसे मंगवा ले। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, इन गैस का ट्रांसपोर्टेशन की सबसे बड़ी दिक्कत है। अब ये गैस मैंने आपको दिखाया पाइपलाइन के थ्रू क्यों ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। देखो अगर गैस को पाइपलाइन के थ्रू, आप देखो ऑयल है ना, उसको कंटेनर में भरो बैरल में और ट्रांसपोर्ट कर दो शिप से, दैट इज़ वेरी ईजी। बट गैस को आप नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो किसी ऐसे फॉर्म, लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में नहीं जिसको आप किसी चीज़ में फिल कर पाओ, ठीक है। उसको होल्ड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और अगर आप गैस को ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, या तो आप एलएनजी के फॉर्म में उसको ट्रांसपोर्ट करो। अब एलएनजी के फॉर्म में भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए टेम्परेचर कंट्रोल और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, और वो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जो कि काफ़ी कॉस्टली पड़ जाते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब इसलिए सपोज जर्मनी को ऑयल ईरान से मंगवाना है तो उसको समझ लो डबल कॉस्ट पड़ेगा जो अभी रशिया से वो मंगवा रहा है। और सिर्फ कॉस्ट के चक्कर और ट्रांसपोर्टेशन की इन प्रॉब्लम्स की वजह से आपको ना प्रॉक्सिमिटी वाली कंट्रीज से मंगवाना पड़ता है, और इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रॉक्सिमेटली रशिया वहाँ पर स्थित है। और उसने अपना जो पाइपलाइंस का पूरा जाल बिछाया हुआ है, सिस्टम जो बिछाया हुआ है पाइपलाइन का, उसके थ्रू वो बहुत ईजिली जर्मनी तक ऑयल, अपना जो नेचुरल गैस है उसको पहुंचा देता है। और इसीलिए जर्मनी को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती और उनको बहुत सस्ते प्राइस में वो नेचुरल गैस मिल जाता है। उसी को अगर ईरान और बाकी कंट्री से मंगवाने जाएंगे तो डबल द प्राइस मिलेगा। अब क्या हुआ, इसी वजह से जो है जर्मनी की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस बढ़ गई है रशिया के ऊपर में, एक तो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। अब देखो हुआ क्या, सबसे पहले आप इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करो कि जर्मनी क्यों इतना ज़्यादा फंस गया इस पूरे चक्कर में। हुआ ये कि अगर आप जर्मनी को देखोगे तो जर्मनी में बहुत बड़ी मात्रा में कोल के रिजर्व्स पाए जाएंगे, और इसी कोल को वो यूज़ करता था। और इसी कोल को यूज़ करके जिस भी कंट्री में कोल बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, आपको पता है कि वहाँ पर बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स सेटअप होती हैं, क्योंकि इस कोल का यूज़ करके ये सारी फैक्ट्रीज चलती थी। तो इसी कोल का यूज़ करके बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, उन्होंने अपना सेटअप डाला वहाँ पर, अपना हब डाला, जिससे पूरी जर्मनी की इकॉनमी चल रही थी। कोल ही सब यूज़ कर रहे थे उस टाइम पे, क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज़ थी नहीं। लेकिन विद टाइम जैसे जैसे डेवलप होना शुरू हुए हम लोग, तो हमें समझ आया कि इस कोल से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब कोल को क्या होता है ना कि कोल को जब आप बर्न करते हो तो बहुत बड़ी मात्रा में वो कार्बन एमिशन करता है, और इस कार्बन एमिशन की वजह से क्या होता है, इस कार्बन एमिशन की वजह से टेम्परेचर जो है वो राइज होता है पूरी धरती का, और टेम्परेचर राइज की वजह से क्लाइमेट चेंज और जैसी तमाम दिक्कतें होती हैं। और क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होगा, जो ग्लेशियर्स हैं हमारे वो गलना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो फ्रेश वाटर का जो सबसे बड़ा रिसोर्स है हमारे पास वो खत्म होना शुरू हो जाएगा, और तमाम दिक्कतें होंगी। क्लाइमेट चेंज के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स एक आम आदमी को होती हैं, वो आप देख लेना, वो वीडियो मैं बना के दे दूंगा आपको। तो समझ लो कुल मिला जुला के कार्बन एमिशन से टेम्परेचर बहुत राइज होगा, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज जैसी बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो जर्मनी और बड़ी बड़ी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इन्होंने एक डिसीजन लिया कि हम जो है अपनी कंट्री को कार्बन न्यूट्रल बना देंगे। तो ठीक वही डिसीजन जर्मनी ने भी लिया, अपनी पूरी कंट्री को कार्बन न्यूट्रल बनाने की 2038 तक पूरा कार्बन जो है स्लैश कर देंगे। और इसी चक्कर में इन्होंने क्या किया कि जो कार्बन से अपनी इंडस्ट्रीज को चला रही थी, वो 80% जो कार्बन के प्लांट्स थे, जो कोल के प्लांट्स थे, उनको बंद कर दिया उन्होंने। और कोल के अलावा अब कहीं से तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को चलाएंगे, अपनी इंडस्ट्रीज को कहीं कुछ भी तो यूज़ करेंगे। अब अगर इन्होंने कहा कि हम रिन्यूएबल एनर्जीज को यूज़ करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जीज कौन कौन सी जर्मनी में आपको यूज़ कर सकते हैं, वो विंड एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जर्मनी की ज्योग्राफी ऐसी है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा विंड होती नहीं है, ऑलमोस्ट सिर्फ 10% जो है उनकी एनर्जी में कॉन्ट्रीब्यूट करता है विंड। और फिर अगर आप देखा जाए रिन्यूएबल एनर्जी और कौन सी यूज़ कर सकते हैं, सोलर यूज़ कर सकते हैं। सोलर से सिर्फ 4% कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं गिरती है, इसीलिए वो लोग सोलर एनर्जी को भी नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो विंड हटा दिया, सोलर यूज़ कर नहीं सकते, कोल उन्होंने स्लैश डाउन ही कर दिया, सिर्फ 15% कर दिया। तो अब बचा कौन सा उनके पास, ऑयल और गैस। और ऑयल और गैस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है जर्मनी की। अब अगर हम इस वीडियो के अंदर हम क्योंकि गैस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप गैस का समझना। अब ऑयल को देखो ट्रांसपोर्ट कराना ईजी है, अगर रशिया नहीं तो ईरान दे देगा, ईरान नहीं तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जो ऑयल आपको दे सकती हैं। लेकिन अगर गैस की बात करो, नेचुरल गैस, तो मैंने आपको समझाया था कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत मुश्किल होता है, इसलिए जो सबसे प्रॉक्सिमेट कंट्री स्थित हो वहीं से आप ऑयल गैस जो है, नेचुरल गैस मंगा सकते हो। अब जर्मनी जो है वो सिर्फ रशिया नहीं, रशिया के अलावा 2 कंट्रीज और हैं जो जर्मनी को ये नेचुरल गैस देती हैं, वो हैं नीदरलैंड्स और नॉर्वे। अब देखो नीदरलैंड से भी बहुत बड़ी मात्रा में जो है ये गैस जो है वो नेचुरल गैस आता है जर्मनी में। जो येलो वाले स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे गैस फील्ड्स हैं जो कि नीदरलैंड और नॉर्वे के EEZ में, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में स्थित हैं, और इन्हीं को वो एक्सप्लोर करके एक्सपोर्ट करता है जर्मनी को। अब ये दोनों कंट्रीज मिला करके जो है जर्मनी को ऑलमोस्ट 30% तक नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करती हैं, यानी कि देती हैं। लेकिन ये इनफ नहीं है, और ऊपर से एक दिक्कत और है जो कि नीदरलैंड में हो चुकी है। अब क्या हुआ, नीदरलैंड की जो ग्रोनिंगन गैस फील्ड है, इसके साथ भी एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। क्या हुआ है कि वहां पर जो डिगिंग करते टाइम नेचुरल गैस को एक्सप्लोर करने के लिए, इनके एक्सप्लोरेशन के लिए डिगिंग करनी पड़ती है, और डिगिंग करते वक्त क्या हुआ है कि वहां की जो टॉप सॉइल है वो श्रिंक होना शुरू कर दी है, जिसकी वजह से लो इंटेंसिटी अर्थक्वेक्स आने लगे हैं पूरे रीजन के अंदर में। और इसीलिए अब नीदरलैंड की सरकार ने यह डिसाइड किया है कि हम धीरे धीरे इस जो ये एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं नेचुरल गैस का, इसको कम कर देंगे, और 2025 तक हम पूरा इस नेचुरल गैस को
कि एक्सप्लोरेशन को बंद कर देंगे। अब आप समझो कि अगर नीदरलैंड जो है वो भी अपना एक्सप्लोरेशन बंद कर देगा तो ये वाला पूरा हिस्सा जो है वो कट डाउन हो जाएगा। और आप समझो कि नीदरलैंड का जो ग्रोइंगलर गैस फील्ड है वो पूरे यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा जो है वो गैस फील्ड है। अब ये भी जब बंद हो जाएगा तो जर्मनी और बड़ी मुसीबत में आ जाएगा। और तब जर्मनी के पास ऑप्शंस क्या बचते हैं? ऑप्शंस नॉर्वे का तो है, लेकिन नॉर्वे उतना ज्यादा अमाउंट नहीं दे पाता जितना जर्मनी को नीड है। जर्मनी एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है ना, तो वो बहुत एनर्जी हंग्री कंट्री है, उसको जितनी एनर्जी मिले उतनी कम है। तो दूसरा जो सबसे बड़ा जर्मनी को ऑप्शन दिखता है वो क्या है? रशिया है। रशिया के पास बहुत बड़ी मात्रा में गैस फील्ड्स हैं और रशिया के पास उन गैस फील्ड को ट्रांसपोर्ट करने का पाइप सिस्टम भी है। और इस वजह से बहुत सस्ते अमाउंट में रशिया ने इन पाइप सिस्टम्स के थ्रू जर्मनी में अपना नेचुरल गैस हमेशा से दिया। जर्मनी को जितना गैस बगल से मिलता था जिस प्राइस में, ऑलमोस्ट सेम प्राइस में रशिया ने ये अपने पाइप सिस्टम्स के थ्रू गैस दिया। और सिर्फ जर्मनी को नहीं, टर्की के पास भी जाता है, टर्की के अलावा बेलारूस को मिलता है, यूक्रेन को भी मिलता था जो कि अब बंद हो गया। और बहुत सारी कंट्रीज को रशिया ने अपने ऊपर डिपेंडेंट करा रखा है इन गैस की वजह से। वहीं आप देखोगे इटली जो है वो बुरी तरीके से डिपेंडेंट है लीबिया के ऊपर। और इसीलिए आपने जो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि लीबिया में रशिया अपना कब्जा करना चाहता है, ताकि बेसिकली रशिया का ये विजन है कि मैं जितनी भी नेचुरल गैसेस इन कंट्रीज को मिल रही है, जो एनर्जी हंग्री कंट्रीज हैं, ये सारे नेचुरल गैस मेरे से लें ये सारी कंट्रीज, और मेरे ऊपर ओवर डिपेंडेंट हो जाए, जैसे कि जर्मनी हो गया। और बड़ी मुसीबत में जर्मनी फंस चुका है अब इसी वजह से। और अभी ये मुसीबतें कम भी नहीं होने वाली हैं, अभी ये मुसीबतें और ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्थ स्ट्रीम जो ये पाइपलाइन है जिसके थ्रू से ऑलमोस्ट 40% जो ये पूरा नेचुरल गैस जाता था जर्मनी में, ये नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को पूरी तरीके से बंद करने का डिसीजन ले लिया है रशिया ने नहीं, खुद जर्मनी की गवर्नमेंट ने कहा है कि हम ये नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को बंद कर देंगे। जो और ऐसा क्यों कहा है जर्मनी की सरकार ने? क्योंकि देखो, इस पूरी नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को जो कंपनी सेटअप कर किया था, जो कंपनी इसको पूरा रन कर रही थी, वो रशिया की स्टेट ओन्ड कंपनी थी, गैसप्रॉम। अब ये स्टेट ओन्ड कंपनी थी, इसमें मेजर स्टेक होल्डर जो है वो रशिया की सरकार है। और मोस्टली जो आप देखोगे रशिया की जो सरकारें हैं वो बड़ी बड़ी जितनी कंपनीज है, रोसनेफ्ट हो गई, जितनी भी कंपनीज हैं उसमें बड़ी स्टेक होल्डर्स होती हैं। तो बेसिकली जर्मनी जो तेल खरीद रहा है, जो नेचुरल गैस खरीद रहा है रशिया से, और उसका जो पैसा उस कंपनी को पे कर रहा है, उस कंपनी के थ्रू वो पैसा जा रहा है रशिया के पास। और रशिया उस पैसे को कहाँ यूज़ कर रहा है? अपने यूक्रेन के इन्वेजन में यूज़ कर रहा है, जो कि गलत है। और जर्मनी ने ये बात अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने कही, और अब वो इसको पूरे नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को कट डाउन कर देंगे और वो अपनी इकोनॉमी को और ज़्यादा क्रिपल कर देंगे इसकी वजह से। और ये उनकी प्रॉब्लम अब और ज़्यादा बढ़ने वाली है विथ टाइम टू टाइम। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया हो, पूरा जर्मनी की जो गैस प्रॉब्लम है वो भी आपको समझ में आ गई होगी, किस तरीके से गैस ट्रांसपोर्ट होता है, किस तरीके से पाइपलाइंस के थ्रू जाता है, वो भी आपको बहुत डिटेल में समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।